Hi, you must not only aim right, but draw the bow with all your might, strength, and perseverance. Today is 5th of April 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। पिंजौर गार्डन्स है हरियाणा में, असम में है ये डिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर। प्रोड्यूसर्स सप्लाई साइड का जब हमें पॉइंट ऑफ व्यू देखना होता है तो हम ग्रॉस वैल्यू एडेड को मेजर देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 कहलाता है जीडीपी डिफ्लेटर। फिलिप्स कर्व रिलेशनशिप बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप बताता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का। एमजी नरेगा का नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, what is the new inflation target band fixed for the next 5 year 2021 से 2026 तक? Inflation target band. What was the name of all women regiment of INA? एक regiment बनी थी, उसका नाम क्या है? Under which act was diarchy system introduced in provinces? Who published Bandi Jeevan? Who authored A Gist to Monotheists and also translated the Vedas and Upanishads into Bengali? Name the act passed in March 1919 which authorized the government to imprison any person without trial. So these are 6 questions for today. आज की वोकैबुलरी है, फर्स्ट वर्ड है यूनानिमस। इसका मतलब होता है फुल्ली इन अग्रीमेंट, दो या उससे ज्यादा लोग हैं, वो सब पूर्ण सहमति से कोई काम कर रहे हैं, सो दैट इज दिस यूनानिमस डिसीजन। फ्लाउटिंग नॉर्म्स, कोविड-19, इंटेंशनली डिसओबे करना रूल को या लॉ को, दैट इज यू आर फ्लाउटिंग नॉर्म्स। कॉन्वॉय, जैसे प्रेसिडेंट साहब चलते हैं तो इनके साथ बहुत सारे दूसरा ग्रुप ऑफ व्हीकल भी चलता है, सो अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, दैट इज दिस कॉन्वॉय। ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग मतलब बहुत शाइन कर रहा है, शिमर कर रहा है, स्पार्कलिंग लाइट, दैट इज दिस ग्लिटरिंग। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है, मतलब वो इंस्पायरिंग है, फियर, इंस्पायरिंग फियर, रेस्पेक्ट थ्रू बीइंग इम्प्रेसिवली लार्ज, पावरफुल, इंटेंस और केपेबल, दैट इज फॉर्मिडेबल फोर्स. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, अमिड वायरस सर्ज, रशियन वैक्सीनेशन, स्पुतनिक 5 के भी अप्रूवल का यहाँ पे बात चल रहा है, कोविड-19, द मिसिंग गैप, राफेल। आज हम पढ़ते हैं अनदर बैच ऑफ दिस राफेल जेट्स टू फ्लाई इन बाय मिड मे। ये राफेल का सेकेंड स्क्वाड्रन अभी हासीमारा वेस्ट बंगाल में एक्टिवेट होगा। PSU banks may have to take this करोड़ hit. Why? Because लोन मोरेटोरियम पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो था वो अभी कैंसिल हो गया है। थिंक ग्लोबल, प्रमोट लोकल, दिस इज अबाउट हायर एजुकेशन। गो ऑनलाइन और ऑफलाइन, हाइब्रिड। अ वॉक बैक, इसमें हम यूएस का पर्सपेक्टिव देखेंगे, दिस H1B वीजा। अ गुड स्टार्ट, दिस इज अबाउट गवर्नमेंट। जो रेयर डिसीजेज है उसमें जो अभी नए कुछ नियम बन रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन है, दैट इज अ वेलकम स्टेप। गोइंग बियॉन्ड तमिलनाडुज फ्रीबीज नैरेटिव, जब भी इलेक्शंस आते हैं तो ये फ्रीबीज वर्ड काफी न्यूज में आ जाता है, विल टॉक अबाउट इट। द केरला मॉडल, ह्यूमन रिसोर्स, सीइंग थिंग्स एज दे आर, दिस इज अबाउट इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, जर्नलिज्म। A roadmap for tolerance, this is about equality, joint efforts needed for peace, educate the poor about their rights, sports star के कुछ awards हैं, commission and omission, और ये है forest fire. Then this is about मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की क्या पोस्ट होती है और क्या रोल्स होते हैं, हिंदी आर्टिकल. Then this is CSAT and some questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. This is the Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, I have fair good experience of this UPSC, first hand experience है. See, ये एग्जाम ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए. हमारा जो अप्रोच है ना, वी डोंट नेम इट बट वी ट्राई कि हम एक सिंगल स्टडी करें और उसमें मल्टीपल एग्जाम्स को यहाँ पे हम टेकल कर पाए, मल्टीपल एग्जाम्स को, बिकॉज जो कोर स्टडी होती है ना वो कांस्टेंट होती है. अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आप
आपको आती है वो चीज़, आप हर टाइप के सवाल उसमें डील कर पाओगे। सो फोकस शुड बी टू डेवलप दिस कोर स्ट्रेंथ। इफ वी डू नॉट नेम इट स्पेसिफिकली, बट हमारा जो जो भी डिस्कशन होता है इट्स रिवॉल्व अराउंड दिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब सी, एग्जाम्स में यू डू नॉट नीड टू डू एनी फैंसी थिंग, अंडरस्टैंड दिस। जितनी भी बेसिक किताबें हैं, स्टैंडर्ड बुक्स है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है और मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। सेकंड, न्यूज़पेपर हमें एवरीडे रीड करना है, फॉलो करना है। थर्ड, रीडिंग, राइटिंग और पर्सनैलिटी जो है इसमें हमें वर्क करना है, ताकि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों जगह हमें ये हेल्प मिले। इट्स एज सिंपल एज दैट। और कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, प्रेशर ज़्यादा नहीं लेना है, एग्जाम्स आ रहे हैं, अंडरस्टैंड, बट कीप थिंग्स सिंपल और उनको प्रैक्टिकल भी रखें। अदरवाइज स्टूडेंट्स जो नए आते हैं वो पहले दिन बहुत फैंसी बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं, थोड़े टाइम बाद स्टैंडर्ड्स फिर होता है, जब एग्जाम्स आते हैं तो दे स्टार्ट लुकिंग फॉर दिस नोट्स एंड ऑल। सो पहले दफ़े से ही हमें काफ़ी प्रैक्टिकल और जो चीज़ हो सकती है उस स्ट्रैटेजी से हमें आगे बढ़ना है। ऑल राइट, दिस विल हेल्प यू कीप थिंग्स सिंपल। जितना सिंपल होगा ना उतना ही रिजल्ट्स बेटर आते हैं। सो लेट अस कम बैक टू दिस डिस्कशन। Amid virus surge, Russian vaccine may get the nod. Prime Minister chairs meeting. Daily cases cross 1 lakh for the first time. Exponential rise हो रहा है। सी, नंबर ऑफ केसेस, कोविड-19 के केसेस बहुत तेजी से ऐसे बढ़ रहे हैं। कंडीशन ऑफ दिस एनोनिमिटी, यहाँ पे एक न्यूज़ बताया कि जो रशिया मेड है स्पुतनिक 5 वैक्सीन है उसको शायद क्लियरेंस मिल जाएगा इमरजेंसी यूज इन इंडिया विद इन 10 डेज। तो एक नया वैक्सीनेशन अभी आने वाला है। Vaccination is again important. This is the missing gap. Hidden threat. Security personnel waiting in Guwahati to collect duty passes for the final phase of the Assam elections. Elections हो रहे हैं, यहाँ पे भी कोविड-19 का थ्रेट है, प्लस डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी कंडक्ट कराना है। सो दिस इज अ चैलेंज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए दिस इज अ चैलेंज कैंपेन। देन दिस इज नॉट एट ऑल राइट, इस पर अभी कुछ दिनों में हम अच्छे से बात करते हैं। देन दिस इज द मिसिंग गैप। ये बैच है, एक दूसरा बैच आया, दिस रफाल फाइटर जेट्स टू फ्लाई इन बाय मिड मे। ये इंडियन एयरफोर्स में करंटली अभी 14 रफाल फाइटर जेट्स है। रफाल फाइटर जेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री में भी जो कोई नया गैजेट आता है, नया इक्विपमेंट आता है, कोई नई मशीन आई है, नया टेक्नोलॉजी कुछ आया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑल्दो हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लीट है, हमारी एयरफोर्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लीट है, बट ये एक नया इंट्रोडक्शन है। सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। सी, 8 to 9 प्लेन्स अभी कंप्लीट करेंगे फर्स्ट IF स्क्वाड्रन ऑफ द फाइटर्स। जो ऐसे होता है ना, स्क्वाड्रन्स होती है इनकी अलग अलग फाइटर जेट्स की, और ये अलग अलग एरिया में ऐसे डिप्लॉय होती है। जैसे फर्स्ट रफाल स्क्वाड्रन डिप्लॉयड है अंबाला, हरियाणा। सेकेंड रफाल स्क्वाड्रन है दिस हसीमारा, वेस्ट बंगाल में। 14 रफाल फाइटर्स अभी इंडिया में ऑलरेडी हैं। वी शुड नो द बेसिक्स। IF ने अभी रफाल का बूस्ट मिला है। तो व्हाट इज दिस रफाल? रफाल एक फाइटर जेट प्लेन है। इंडिया ने अभी फर्स्ट बैच से ये रिसीव किया था, ये कुछ दिन पुराना इंफोग्राफिक है। ऐसे करके अभी पूरे हमारे दिस 36 रफाल्स आ जाएंगे। ये जो जेट है ये 3 सिंगल सीट और 2 ट्विन सीट, मतलब सिंगल सीटर भी है और ट्विन सीटर, दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। ये ट्विन इंजन है, इसमें 2 इंजन लगे हैं, मल्टी रोल है, मतलब फाइटर के अलावा और भी बहुत सारे ये वर्क को कर सकता है। मल्टी रोल है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये डेवलप हुआ है फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर डसॉल्ट एविएशन ने। स्पेसिफिकेशन क्या है इसकी? स्पेसिफिकेशन है ये 2.23 मैक है। मैक मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ये इसका स्पीड ऑफ साउंड 2.23 स्पीड ऑफ साउंड से 2.23 टाइम्स ज़्यादा स्पीड है इसकी। ये मैक्सिमम वेट है, ये रेंज है, ये लेंथ है, ये हाइट है। ग्राउंड सपोर्ट, एरियल रिकॉनासांस, इन डेप्थ स्ट्राइक, इंटरसेप्शन, न्यूक्लियर डेटरेंस। सो देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे रोल्स ये प्ले कर सकता है। सो दैट इज वाई इनको क्या बोलते हैं? मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और ये ट्विन इंजन है। तेजस जो है वो ट्विन इंजन है या सिंगल इंजन है? आंसर नाउ। लास्ट सितंबर में इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया था बैच ऑफ 5 रफाल। 36 हमने टोटल कॉन्ट्रैक्ट किया है फ्रांस से,
और ये इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अग्रीमेंट है इंडियन गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट का, कि हमें 36 रफाल चाहिए और रेडी टू फ्लाई कंडीशन में चाहिए। देन अग्रीमेंट 2016 में हुआ था। नाउ सी द स्पीड, विद इन 5 ईयर्स हमें ये सारा दिस डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है, विच इज़ गुड थिंग। हमारा जो लोकल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका क्रिटिसिज्म क्यों होता है? क्रिटिसिज्म इसलिए होता है बिकॉज डिले बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। फर्स्ट बैच ऑफ 5 जेट्स हैं, ये ऐसे करके आए, इनको इंक्लूड किया गया गोल्डन एरो, ये स्क्वाड्रन का नाम है, नंबर 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन। ये लास्ट सितंबर में हुआ था अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में। देन अब जो नए आ रहे हैं, ये हसीमारा वेस्ट बंगाल में सेकेंड रफाल स्क्वाड्रन स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मशीन, रफाल इम्पॉर्टेंट मशीन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज प्रिपेयर अ नोट ऑन रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया। इस पे एक नोट प्रिपेयर करें। अब सी नोट भी हम ये वर्ड इसलिए यूज करते हैं सो दैट इससे रिलेटेड आप बहुत सारी अलाइड चीज़ों को भी इस पे इंक्लूड कर पाओ। जैसे आपको रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट में नोट बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिकेशन। देन आप कुछ इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट भी बता सकते हैं कि हमारी जैसे सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा अभी डिप्लीट हो रही है। अभी जो पुराने हमारे बाइसन है मिग, वो भी रिटायरमेंट हो जाएगा, उसको फेज आउट करेंगे तो सीवियर शॉर्टेज हो जाएगा। सो यू कैन प्रिपेयर सो मेनी अलाइड सप्लीमेंट्री जो चीज़ें हैं ना, वो नोट में आप लिख सकते हैं। अब एग्जाम में क्या होगा कि इसको रिवाइज भी करना है। एग्जाम में आपके पास बहुत सारे ऐसे नोट्स रेडी होंगे और जो क्वेश्चन आता है ना मेंस में, वो वहाँ पर आपको जस्ट असेंबल करना है। जैसे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का असेंबल होता है ना, ऐसे आपको असेंबल करना है। बहुत सारे आपके पास नोट्स प्रिपेयर हैं, टैम्पलेट्स प्रिपेयर हैं, इनको फटाफट आप अपने एग्जाम में जो प्रश्न पूछा है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप जल्दी जल्दी लिख दो। इससे ही स्पीड आ पाती है और क्वालिटी और एक्यूरेसी आती है। वहाँ पे तुरंत हम सोच के लिखते हैं ना, तो फिर इतना नहीं हो पाता। तो ये सब चीज़ें आपके पास रेडीमेड होनी चाहिए, ये बहुत सारे नोट्स रेडी होने चाहिए और रिवाइज भी करिए, सो दैट जब एग्जाम में आप लिखोगे तो आप क्विकली पूरा पेपर अटेम्प्ट भी करेंगे एंड you would write quality answers. So this is the first question for today. Now PSU banks may have to take 2000 करोड़ hit. अब जैसे हम ये फॉलो करते हैं, न्यूज़पेपर में पहले दिन न्यूज़ आया, फिर न्यूज़ का डेवलपमेंट हुआ, फिर न्यूज़ में आगे क्या डेवलपमेंट हुआ, ये जो ग्रेजुअल चीज़ें होती है ना, इससे हमें ना तो केवल फाइनल आउटकम पता होता है बट पूरी प्रोसेस भी पता होती है। जैसे ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को हम लास्ट 1 ईयर से ऑलमोस्ट फॉलो कर रहे हैं। पहले क्या हुआ, माइग्रेंट, पहले लॉकडाउन हुआ, कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, लोन रीपेमेंट में प्रॉब्लम हुआ, तो उनको मोरेटोरियम दिया। अब मोरेटोरियम दिया तो फिर बाद में ये आया कि जो फेज में उन्होंने लोन का रीपेमेंट नहीं किया, तो क्या उसे लोन डिफॉल्ट माने, क्या वहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगाए, क्या वहाँ पे एक सीलिंग लगा दें कि 2 करोड़ से नीचे वालों का माफ होगा, बाकी का नहीं होगा, तो फिर राइट टू इक्वालिटी क्या होगा। फिर ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंटरेस्ट का वेवर देना है। इससे बैंक्स भी हैप्पी हो गए बिकॉज ये चीज़ पेंडिंग थी, तो बैंक्स उस चीज़ को अपना लोन को रीस्ट्रक्चर या फिर एनपीए वगैरह में प्रोसीडिंग्स आगे नहीं कर पा रहे थे, जो जेन्युइन एनपीए होने चाहिए। तो बैंक्स वर ऑल्सो हैविंग दिस व्यू पॉइंट। अब इससे करीब 2000 करोड़ रुपए का हिट होगा पीएसयू बैंक्स को, बिकॉज वो सोच रहे थे इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगा इस ड्यूरेशन में, अब वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। लोन मोरेटोरियम मतलब थोड़े टाइम के लिए वो स्थगित कर दिया गया है, टेम्पररी हॉल्ट है, इट इज नॉट डिफॉल्ट कंडीशन। तो ये एक न्यूज़ है। अब दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इस न्यूज़ टेम्पलेट को आप यूज़ कर सकते हो कहीं पे से आपको कोई एग्जाम्पल आया है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन है, पीएसयूज की हेल्थ क्या डिले है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहाँ पर है, 1 और 2 लाइन पे यू कैन मेक रेफरेंस ऑफ दिस न्यूज़ टेम्पलेट। इससे क्या होता है, रेंज बढ़ती है। वरना अदरवाइज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यूनिलेटरल आंसर लिखते हैं, बस एक थीम पकड़ लिया और उसमें 2-3 पैराग्राफ भर दिए। नो, रेंज हैज टू बी देयर। एक डायरेक्शन ये है, फिर ये डायरेक्शन। इससे क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल आपका जो होता है हॉलिस्टिक आंसर नजर आता है। और जो पढ़ रहा है ना, एग्जाम आपका पेपर पढ़ रहा है, वो बोर भी नहीं होगा, उसको नए नए पॉइंट्स मिलेंगे, तो द पर्सन विल गिव यू बेटर मार्क्स। सो दिस इज द सेकेंड नोट फॉर टुडे। नाउ लोन मोरेटोरियम हो गया, नॉट टू बी ट्रीटेड एज डिफॉल्ट। कोविड-19 इम्पैक्टेड एवरीबडी। अब सी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, कोविड-19 का इम्पैक्ट हर किसी में पड़ा है, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, कंपाउंड इंटरेस्ट जो लोन पे मिल रहा था उसको ऑफ करने के लिए कहा।
तो इससे बैंक को करीब 2000 करोड़ रुपए का हिट होगा। बट बैंक्स को इन लॉन्ग रन प्रॉफिट भी है, बिकॉज अब उनकी प्रोसेस ओपन हो गई है एनपीए एटसेट्रा की, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक डायरेक्शन मिल गई है उन्हें, डिले नहीं हो रहा है डिसीजन मेकिंग में। सो दिस इज दिस न्यूज। अब जो नेक्स्ट है, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। एंड सेकेंड, हम इतना एम्फेसाइज इसलिए करते हैं रीडिंग पे, राइटिंग पे, बिकॉज सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो बॉटल नेक आता है ना, वो रीडिंग राइटिंग कैपेबिलिटीज में होता है। एएसईआर की स्टडी भी यही बोलती है। तो लिखना आना ज़रूरी है, कॉम्प्रीहेंशन होना भी ज़रूरी है, और फर्स्ट हैंड से हमें सीखना है। एवरीथिंग इज नॉट एंटरटेनमेंट, फर्स्ट हैंड जो रिसोर्सेज होते हैं उससे हमें फॉलो करना है उसे। नाउ दिस इज थिंक ग्लोबल प्रमोट लोकल। सी, थिंक ग्लोबल प्रमोट लोकल। इंडिया में हम देखते हैं हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट्स बहुत होते हैं। ग्रेजुएट से पीएचडी जो होता है ना, वो फिर लेवल अचानक से कम हो जाता है। यूएसए में करीब 9% है, मतलब ग्रेजुएट 100 हुए तो उनमें से करीब 9 जो होंगे ना वो पीएचडी करेंगे। इंडिया में ग्रेजुएट अगर से 100 हुए तो उसमें से केवल 0.5% ही पीएचडी लेवल तक पहुंचते हैं। दिस फिगर इज नॉट गुड। क्वालिटी हैज टू बी देयर, क्वांटिटी हैज टू बी देयर। इनोवेशन जो है, इनोवेशन यूजेस न्यू नॉलेज, और जब न्यू नॉलेज होती है तो जनरेट होती है वैल्यू। सो एजुकेशन जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाला जो टाइम है दैट इज दिस नॉलेज इकोनॉमी का है। वो नॉलेज गैप्स हैं उसको हम रिसर्च से फिल करें, अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनको प्रमोट करें पीएचडी हायर एजुकेशन के लिए, रिसर्च वर्क के लिए। जो टैलेंट होता है ना उसको सस्टेन करना भी ज़रूरी है, ल्योरिंग टैलेंट। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, स्टाइपेंड ज़रूरी है, कोलैबोरेशन ज़रूरी है, फॉरेन यूनिवर्सिटी ज़रूरी है। वरना अदरवाइज़ क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स बड़े अच्छे होते हैं पढ़ने में, वो ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो चाहते हैं कि साइंटिस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें वो अपना करियर बनाए। बट यहाँ ना तो पैसे हैं, ना रिकॉग्निशन इतना मिल रहा है, कुछ मतलब फ्यूचर भी अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा दिखती है। तो फिर वो, बिकॉज पैसे तो कमाने हैं, तो वो फिर किसी कंपनी वगैरह में ऐसे करके काम करने लग जाते हैं। तो इससे टैलेंट लॉस हुआ है। हमें टैलेंट को अट्रैक्ट करना है, सस्टेन करना है आर&डी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ओवरसीज रिसर्च फेलोशिप का भी हम सोचें, कोलैबोरेशन करें फॉरेन यूनिवर्सिटी में। देयर इज नो डाउट दैट वी नीड टू अट्रैक्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स टू गो इन फॉर रिसर्च एंड ऑल्सो एंश्योर आउटपुट जो हो वो गुड क्वालिटी का हो। विदाउट इंक्रीजिंग द क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वेराइटी ऑफ रिसर्च, इंडिया हमेशा कैचअप गेम ही खेलता रह जाएगा। कैचअप गेम मतलब ये, जैसे फॉरेन कंट्रीज आगे हैं, हम इनके बस कैच करने में लगे हुए हैं। नो, वी हैव टू बी पायोनियर, हमको भी यहाँ पे आगे अग्रणी होना है। सो दिस इज नॉलेज गैप्स, थिंक ग्लोबल एंड प्रमोट लोकल। गो ऑनलाइन और ऑफलाइन, और अभी एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है, गो ऑनलाइन और ऑफलाइन। बिफोर दैट, सिटी का टेम्परेचर लाइकली टू राइज इन कमिंग डेज, पार्टली क्लाउडी स्काई फोरकास्ट है फॉर 2 days का, दिल्ली टेम्परेचर बढ़ रहा है। देन दीज मैनी ईटरीज फ्लाउटिंग नॉर्म्स ड्यूरिंग 2-day ड्राइव, हंगर पैंग्स, होमलेस पीपल, क्यों है दिस हंगर पैंग्स। डीकंजेस्ट करे कॉनॉट प्लेस को, मेट्रो कन्वर्ट कर रहा है रिमेनिंग फ्लीट को 8 कोच ट्रेन्स में। दिस इज एजुकेशन प्लस, ऑफ टू अ फ्रेश स्टार्ट। और ये है दिस अबाउट वॉक बैक। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन, द पॉइंट इज यू नीड टू बी हाइब्रिड। अभी जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज है, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स यहाँ पे अक्वायर करने की जरूरत है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंटरप्रेन्योरशिप में भी नो योर सेल्फ, स्टूडेंट्स भी नो योर सेल्फ एंड नो योर स्ट्रेंथ का यू शुड नो। अ वॉक बैक, ये फर्स्ट एडिटोरियल है, अ वॉक बैक। Biden shows intent on reworking immigration rules by not extending H-1B visa ban. H-1B वीजा क्या है? अब इसका भी कुछ समय पहले हमने एक बड़ा अच्छा हिस्ट्री देखा था कि यूएस में कैसे स्टेम प्रोग्राम को इन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट किया, साइंस, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। देन यूएस तो लैंड ऑफ माइग्रेंट्स ही है, तो यूएस की पॉलिसी क्या थी कि पूरे वर्ल्ड से जो भी ब्राइट माइंड है, क्रीम है, उसको अपने यहाँ लेके आ जाओ। अच्छे लोग आएंगे तो अपने आप कंट्री प्रोग्रेस होने लग जाएगी। सो इसी स्ट्रैटेजी से यूएस फिर वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का डोमिनेंस स्टार्ट हुआ और यूएसए वर्ल्ड पावर बना। अब क्या हुआ, ये आया वर्ल्ड में रेसेशन, स्पेशली दिस लेहमन ब्रदर 2007-8 के बाद। देन यूएस की पोजीशन भी वीकन हो रही है, तो बिकॉज ऑफ वीकनिंग पोजीशन अनएम्प्लॉयमेंट राइजेज, और इसके बाद फिर अमेरिका फर्स्ट और इस टाइप की चीज़ें आने लग गई।
और जो बाहर से लोग आ रहे थे उनको ये इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वेलकमिंग नहीं है। H1B वीज़ा में भी रिस्ट्रिक्शंस आने लग गए। इसमें कुछ 65,000 का कोटा होता है। अगर हम नंबर्स देखें तो 70% इसमें इंडियंस ही आ जाते हैं। हमारे यहाँ की जो IT कंपनीज है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दिस H1B वीज़ा में। एम जो था ट्रम्प का एम था डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करना और इलेक्शंस वगैरह पॉलिटिकल। तो हिज एम वाज टू प्रिवेंट फॉरेन वर्कर्स फ्रॉम कॉर्नरिंग जॉब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विद कोविड-19 पैंडेमिक। तो H1B वीजा में सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आ गए, बट इस बात का अपोज भी हुआ। सिलिकॉन वैली टेक टाइटन्स ने इसको कहा कि ये क्लैम्प डाउन करेक्ट नहीं है, बिकॉज जो फॉरेन से स्किल्ड लेबर आता है वो ही कोर ऑपरेशन कर रहा है और यूएस की इकोनॉमी को प्रोपेल कर रहा है आगे। सिमिलरली इंडिया से बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं यूएसए में, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा खासा फी भी देते हैं। तो अगर वहाँ ऐसे इंडियंस आना बंद हो जाएंगे तो इन यूनिवर्सिटीज़ को भी लॉस होगा। तो उन्होंने भी लॉ सूट फाइल किया अगेंस्ट मिस्टर ट्रम्प की ये जो बैन है, वीज़ा बैन है, दैट इज़ नॉट गुड। तो जो बाइडेन आते हैं, नए प्रेसिडेंट आते हैं, इन्होंने इस वीज़ा का जो बैन था, मार्च तक था ये वीज़ा का बैन, उसको वापस रिवाइव नहीं किया, तो ये एक्सपायर हो गया। इससे फेवरेबल इम्पैक्ट आएगा इंडियंस में। बट द पॉइंट इज ट्रम्प इज गॉन, बट ये ट्रम्पिज्म इज हियर टू स्टे। ट्रम्पिज्म मतलब डोनाल्ड ट्रम्प की जो पॉलिसीज थी उनको 74 मिलियन वोट्स मिले थे 2020 में। बाइडेन फॉलो करेंगे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, बिकॉज कोविड-19 इज बैक एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी हैं। सॉल्यूशन अभी यही है कि इंक्रीज करें एम्प्लॉयमेंट, पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी इंक्रीज करें। ये जो इकोनॉमी बेटर होगी ओवरऑल, तो इसके जो फ्रूट्स है ना वो सब जगह प्रॉपरली फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, साइज ऑफ पाई बढ़ेगा। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। वरना यूएसए नहीं, हम इंडियन स्टेट्स में भी ऐसा देखेंगे, स्टेट्स में सन ऑफ सॉइल थ्योरी आ जाएगा। जैसे हरियाणा ने बोला हम खुद ही के लोगों को रिजर्वेशन देंगे, तमिलनाडु ने भी बोल दिया, झारखंड ने भी बोल दिया, डिवाइसिवनेस बढ़ेगी। what we need to do solution is इकोनॉमी को रिवाइव करें, रिकवर करें, साइज ऑफ पाई बढ़ाएं। दैट इज द सॉल्यूशन, अ वॉक बैक। दिस इज अ गुड स्टार्ट, दिस इज अ गुड स्टार्ट। फंड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इज वाइटल फॉर कंटिन्यूअल ट्रीटमेंट ऑफ दोज विद रेयर डिसीजेज। रेयर डिसीजेज वो होती है जो बहुत इनफ्रिक्वेंट है, मास स्केल में नहीं हो रही है, और कुछ बहुत छोटी पॉपुलेशन को ही होती है। टोटल नंबर ऑफ पीपल इस डिसीजेस के कम है, प्रिवेलेंस अवेलेबिलिटी भी कम होती है। अब बिकॉज 100 लोगों को ही वो डिसीज हुई है तो कंपनीज उसमें R&D नहीं करेगी। कोविड-19 हुआ, इतने सारे लोगों को डिसीज हुआ कोविड-19, तो पूरे वर्ल्ड का जितना भी रिसोर्सेज था, साइंटिस्ट एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, सब ने अपना एनर्जी लगा दिया कोविड-19 वैक्सीनेशन बनाने में। एंड सी विद इन अ ईयर हमारे पास वैक्सीनेशन भी आ गई। बट वही डिसीज अगर बहुत कम लोगों को होती, 100 लोगों को होती, तो क्या बड़ी बड़ी कंपनीज अपने रिसोर्सेज इस डिसीज के क्योर में लगाती? नो। सो दैट इज वाई रेयर डिसीजेस जो होती है इनको कई बार नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, साइडलाइन हो जाती है। तो जरूरी है कि गवर्नमेंट इसका ध्यान दे, बिकॉज गवर्नमेंट वेलफेयर करती है, गवर्नमेंट डिफ्रेंशिएट नहीं करेगी। अगर कम लोगों को भी प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है उस प्रॉब्लम को ठीक करे। जैसे BSNL का हम देखते हैं, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो केवल जो प्रॉफिटेबल मार्केट है ना वहीं पे अपने टॉवर्स लगाएंगे एटसेट्रा। बट BSNL का काम है कि अगर कुछ लोग भी हैं गांव में, उनको इंटरनेट चाहिए, तो BSNL वहां अपना एक्सपेंडिचर करेगा, बिकॉज BSNL इज फॉर दिस वेलफेयर एंगल भी है। तो बिल्डिंग ऑन अ वेलफेयर स्टेट टू टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल सिटीजन, सिक्योर करें वेलबींग ऑफ एवरीवन, पर्टिकुलरली दोज अनेबल टू हेल्प देमसेल्व्स, irrespective of whether they constitute a critical mass or not. Everybody means everybody. इसीलिए नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस 2021 आई। इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन है, इंक्लूजन, सबको इंक्लूड करें, फाइनेंशियल सपोर्ट दें, क्राउड फंडिंग हो सकती है, रजिस्ट्रेशन हो, डायग्नोसिस हो, कमर्शियलाइज करें ड्रग को, ये गवर्नमेंट का काम है। WHO डिफाइन करता है रेयर डिसीजेस को जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, जैसे 10,000 लोगों में करीब 6.5 लोगों को ही हो रही है, तो दिस इज रेयर डिसीज। पेशेंट सपोर्ट ग्रुप इज इंपॉर्टेंट। रेयर डिसीजेस के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे इनहेरिटेड कैंसर्स है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स। तो दीज आर रेयर डिसीजेस। रेयर डिसीजेस 6.5 आउट ऑफ 10,000 पीपल को हो रही है अकॉर्डिंग टू WHO। सो दीज आर रेयर डिसीजेस। बट अ डिसीज इज अ डिसीज, और इफ अ पर्सन हैज सर्टेन डिसीज देन इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि उस पेशेंट को प्रॉपर केयर मिले और प्रॉपर दिस इलाज हो वहां पे। अ गुड स्टार्ट।
ये नाम याद रखना है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेज 2021 एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। अब ये जो दोनों आर्टिकल हैं, ये दोनों आर्टिकल में मोस्टली पॉलिटिकल एंगल है। दिस चुनाव जो हो रहे हैं तमिलनाडु में और केरला में, विधानसभा चुनाव। और जब भी हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो फ्रीबीज एक वर्ड आ जाता है, फ्रीबीज, फ्रीबीज नैरेटिव। फ्रीबीज नैरेटिव मतलब जैसे जब चुनाव होंगे तो वेलफेयर के कुछ होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाएगा कि तमिलनाडु में जैसे एग्जाम्पल्स दिए कि फ्री इंटरनेट दे देंगे, फ्री टैब्स होगा, वॉशिंग मशीन दे देंगे, या फिर कुछ इस टाइप के आइटम्स दे देंगे। एजुकेशन स्कूल में विमेन, गर्ल, फीमेल, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, फूड, हेल्थ, न्यूट्रिशन। तो ये अक्सर चीज़ें हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर इससे रिलेटेड सरकार कोई बेनिफिट दे रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन तो वो फ्री भी हो गया। बट इस फ्रीबी जो वर्ड है, अगर हम इसके एसेंस में जाएं तो फ्रीबी इज बेसिकली वेलफेयर, वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर इन सारे एंगल्स में, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो फ्रीबीज भी हमें ऐसा नहीं अज्यूम कर लेना चाहिए कि फ्रीबीज इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल या पॉलिटिकल टाइम पे ही आ रहा है। फ्रीबीज तो बेसिकली ड्यूटी होना चाहिए। जो हम वोट डालते हैं तो हमें हमेशा मैनिफेस्टो ज़रूर चेक करना चाहिए, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का हम वोट डाल रहे हैं वो अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर कर रहा है कि वो अगर चुनाव जीतेगा तो क्या क्या काम करवाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, मैनिफेस्टो नीड टू रीफोकस। तो वेलफेयर एंगल इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम जो फ्रीबीज होते हैं इनका इकोनॉमिकली ये प्रूडेंट भी नहीं होते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा होती है, और प्लस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये भी बेस्ड ऑन इक्विटी होना चाहिए, जिसको ज़रूरत है उसके पास फ्रीबीज पहुंचे। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स, ये नैरेटिव जो इलेक्शन टाइम पे वी नीड टू सी, वी नीड टू सी दिस। अब ये है केरला मॉडल एट द क्रॉस रोड। केरला मॉडल क्या है? केरला मॉडल था ज़्यादा फोकस करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज में, ह्यूमन रिसोर्सेज। तभी आप देखो केरला में एजुकेशन लेवल, केरला में दिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, केरला में दिस ओवरऑल हेल्थ, एमएमआर, आईएमआर, ये सारे फिगर्स बेटर हैं केरला में। ह्यूमन रिसोर्सेज, द केरला मॉडल एट द क्रॉस रोड्स। बट इसमें भी अगेन जो बात है वो है वेलफेयर का। सिटीजन जो है और जो स्टेट है इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो वेलफेयर, स्टेट गवर्नमेंट मतलब एनी गवर्नमेंट, वो वेलफेयर का भी एंगल करती है। प्रॉब्लम तब आती है जब वेलफेयर के लिए यू नीड मनी और आती है इकोनॉमिक हार्डशिप्स, जिससे कोविड-19 हुआ, इकोनॉमिक हार्डशिप्स हुई। केरला का बहुत बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है रेमिटेंस। केरला से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जाते हैं गल्फ कंट्रीज में, दे वर्क ओवर देयर और अपने घर में यहाँ पैसा भेजते हैं। तो इससे रेमिटेंस आता है, इनकम आती है। बट अभी गल्फ में भी क्राइसिस चल रहा है, कफाला सिस्टम एंड ऑल हमने देखा, कोविड-19 लॉकडाउन हो गया। तो केरला में भी ये जो केरला मॉडल है बेस्ड ऑन दिस वेलफेयर, बेस्ड ऑन दिस अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये अब थोड़ा सफर करता नजर आ रहा है। प्लस सेकंड चीज होती है दिस, जैसे फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, डिवॉल्यूशन ऑफ फंड फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स। तो कई बार ये जैसे जीएसटी कंपनसेशन में देर हुआ तो स्टेट्स को प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल पाती, और स्टेट्स जो होते हैं इनके खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तो कोविड-19 हो गया, दूसरा वेलफेयर में हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पाई हो गया। सो फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो रही है केरला मॉडल में एट द क्रॉस रोड्स। दिस इज फ्रीबीज। फ्रीबीज में भी इकोनॉमिक एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वेलफेयर होना चाहिए बट एट द सेम टाइम साउंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में वो वर्क करना चाहिए। दिस इज अगेन तमिलनाडु एनवायरनमेंट, और ये है सीइंग थिंग्स एज दे आर। जो न्यूज़ होता है ना वो एक मैसेंजर होता है। मैसेंजर मतलब जो इवेंट हुआ है उसको एज इट इज़ वो व्यूवर्स को बताए, उसको बीच में कलर नहीं करे, बीच में उसको डिस्टॉर्ट नहीं करे, उसको बायस्ड नहीं करे। सीइंग थिंग्स एज दे आर। रिपोर्टिंग जो है वो ज़रूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, बिकॉज जो जर्नलिज्म है ना, जर्नलिज्म एक पिलर माना जाता है, इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है एग्जीक्यूट दिस डेमोक्रेसी का। जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और दिस लेजिस्लेचर है। एक और पिलर है और उसका नाम है जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग। बिकॉज जर्नलिज्म डायरेक्ट कनेक्ट बनाता है लोगों से और ये बताता है कि जुडिशरी में क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव में क्या हो रहा है, लेजिस्लेटिव में क्या हो रहा है। सो जर्नलिज्म हैज टू बी based on right principles and morality and accountability, seeing things as they are. Good journalism, ये बात है अ रोड मैप फॉर टॉलरेंस, अ रोड मैप फॉर टॉलरेंस। अभी कुछ टाइम पे जैसे जब से स्पेशली ये इंटरनेट का इतना ज़्यादा बूम हुआ है, वी आर नोटिसिंग वन थिंग
आई वाज रीडिंग वन दिस आर्टिकल ऑन साइकोलॉजी एज वेल कि जैसे इंटरनेट जो जनरेशन है ना, इसमें आप देखना यंगस्टर्स भी जो हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं, ज़्यादा जजमेंटल होते जा रहे हैं, तुरंत डिसीजन पास करना है कि ये है, ये है, लेस अकाउंटेबिलिटी हो रही है। वाई? ये टॉलरेंस जो है, दिस इज अ गुड वर्च्यू, अ रोड मैप फॉर टॉलरेंस। टॉलरेंस, अगर हम हमारे एंशंट हमारी फिलोसफी भी देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम देखें, बेस्ड ऑन दिस गांधीज्म, हमारे यहाँ हमेशा टॉलरेंस को हमने दिस प्रमोट किया है, अनलाइक दिस वेस्टर्न वर्ल्ड। बट दिस इंस्टेंट जनरेशन में इंस्टेंट जो हम डिसीजन हो रहे हैं, जजमेंट पास हो रहे हैं, इसमें ये टॉलरेंस कहीं ना कहीं बैकसीट ले रहा है। मार्च 21 में ग्लोबल मूवमेंट है टू फाइट प्रिजुडाइसेस। प्रिजुडाइसेस मतलब आपने पहले ही मन बना लिया कि ये है, बिना कुछ समझे आपने बोल दिया प्रिजुडाइसेस। द प्रॉब्लम विद बीइंग प्रिजुडाइसेस, आफ्टर सम डेज, आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर सम ईयर्स, if you are prejudiced, you will always find that you have done a mistake. Prejudice is not good. Intolerance is not good. तो ये चीज होती है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तभी तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इतना अच्छा क्यों बोलते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे हमारे, उन्होंने इन सब चीज़ों का डे वन से ध्यान रखा है। जैसे हमारे यहाँ राइट टू इक्वालिटी है, हमारे यहाँ विमेन को राइट पहले दिन से वोट डालने का अधिकार है, इक्वालिटी है, किसी भी प्रकार का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। वेस्टर्न वर्ल्ड्स में ऐसा नहीं है, यूएस में ऐसा नहीं था, यूके में ऐसा नहीं था, फ्रांस में ऐसा नहीं था, बट इंडिया में डे वन से हमने ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर किया है। और नॉट ओनली इंश्योर्ड, हमने आर्टिकल 32 भी दिया है। 32 में हमने रेमेडी की बात किया है कि अगर ये नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बात मानेगा और वो तुरंत रिट इशू करेगा। द वर्ड्स ऑफ फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान क्या बोलते हैं, बड़ा अच्छा लाइन है ये। अवर मिशन इज टू कन्फ्रंट इग्नोरेंस विद नॉलेज, बायगॉटरी विद टॉलरेंस, एंड आइसोलेशन विद द आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स ऑफ दिस generosity. Racism can, will and must be defeated. Defeated. तभी तो हमारे यहाँ आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देयर वुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये चीजें ना दिखनी चाहिए ना सुनाई देनी चाहिए। प्रिपेयर अ नोट ऑन द राइट टू इक्वालिटी एंड द रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। यूनेस्को ने कहा है कि एक्शन लेना ज़रूरी है अगेंस्ट रेसिज्म, और ये तब हो सकता है जब हम एजुकेशन पे ध्यान दें, साइंसेस, कल्चर, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो। बिकॉज जो एटीट्यूड होता है ना, एटीट्यूड भी चेंज हो सकता है। प्रिजुडाइसेस होते हैं, ये चेंज हो सकते हैं, हम भी चेंज होते हैं। साल भर पहले आपकी हो सकता है थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपने से यूपीएससी की पढ़ाई चालू किया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, डिफरेंट अच्छे अच्छे आर्टिकल्स देखे, आपकी लर्निंग हुई, थॉट प्रोसेस इवॉल्व हुई, एजुकेशन आया। तो कम्युनिकेशन जो है, एजुकेशन जो है, ये एक अच्छा टूल है टू फाइट विद दिस रेसिज्म। ग्लोबल कल्चर ऑफ टॉलरेंस होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, एंटी डिस्क्रिमिनेशन इज बिल्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन द माइंड्स ऑफ विमेन एंड मेन। और ये चीज़ हमें बिल्ड करना है, और स्पेशली फोकस हमें करना है दिस यंग जनरेशन जो है। बिकॉज जो यंग जनरेशन होता है गीली मिट्टी होता है, इसको आप शेप कर सकते हो। एक बार जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो सुनते नहीं है ज़्यादा बात, वो पके गड़े हो जाते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। सो द पॉइंट इज एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, माइंड्स ऑफ विमेन एंड men. So this is the second question for today. Prepare a note. Then if we move further, this is gender disparity deepens. ये भी एक बहुत बड़ा इशू है. This should not be promoted. Joint efforts needed for peace. ये चाइनीज एनवॉय है, ये बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर जो गलवान वगैरह हुआ ये रिपीट नहीं हो। इंडिया एंड दिस चाइना है, दे नीड टू वर्क टुगेदर, दे आर नेबर्स। देन वेटरन एक्टर शशिकला 88, एजुकेट द पुअर अबाउट देयर राइट्स। नो सी जस्टिस रमन्ना, ये नेक्स्ट सीजेआई बनने वाले हैं, इन्होंने कहा कि एजुकेट करें पुअर को अबाउट देयर राइट्स। नॉलेज, एजुकेशन, एजुकेशन लिबरेटिंग इफेक्ट होता है एजुकेशन का। देन दिस इज सुनील शेट्टी जी, दिस इज टर्न योर फेस टुवर्ड्स द सनशाइन। सी, टर्न योर फेस टुवर्ड्स द सनशाइन, जो आप देखना चाहोगे ना वो आपको नजर आएगा। टर्न योर फेस टुवर्ड्स द सनशाइन। Your mind matters. Your mind matters. Peace of mind matters. Then this is
हेल्थ इम्पैक्ट, स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप हम बड़ा सोचते हैं कि स्लीप इज़ लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम, बट स्लीप इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये स्लीप हमारी बॉडी को रिजुवनेट करता है। सो एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप एवरी डे इज़ नेसेसरी। दिस इज डिजिटल, दिस इज रॉसेट। हमने अभी बिग कैट्स पढ़ा था, दिस इज रॉसेट। रॉसेट, ये जो पैटर्न होता है ना, इसको रॉसेट बोलते हैं। जैसे लेपर्ड में है, चीता में है। चीता भी रीइंट्रोड्यूस होने की बात है। किस कंट्री अफ्रीका से हम चीता रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इंडिया में किस जगह पे उसको रीइंट्रोड्यूस करने की बात है। देन दिस इज फिलीपींस, चाइना को बोल रहा है। चाइना इज नथिंग बट अ बुली। ईस्टर एग्स एंड अ शो ऑफ डिफाइंस, म्यांमार। इंडोनेशिया में फ्लैश फ्लड्स आए, ये फ्लैश फ्लड्स। ताइवान, दिस अपॉलॉजी। नासा चॉपर ड्रॉप्ड ऑन मार्स सरफेस, एंड दिस इज इराक। Family that plans together stays together, strong dollar yield sap metals। और ये है दिस सनराइज हैदराबाद। और ये कुछ स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, ये कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं। हुज शी, मैग्निफिशेंट मैरी। हुज शी, पीवी सिंधु। हुज ही, के श्रीकांत। ये पी गोपी चंद। ट्रूली इंस्पायरिंग, बिंद्रा। इंस्पिरेशनल जाइंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट ऑनर। एंड व्हाट अ मोमेंट, आनंद, विश्वनाथन आनंद, दिस ग्रुप। इन सबके स्पोर्ट्स भी बताइए, आप कौन कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट पीपल, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन। देन जैसे ये स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द डेकेड मिला है के श्रीकांत को रैकेट स्पोर्ट्स में, पीवी संधू कोच पी गोपीचंद, देन पीवी संधू इंस्पिरेशनल जाइंट अभिनव बिंद्रा, एमसी मैरी कॉम। इनके स्पोर्ट्स के नाम बताइए। दिस इज कमीशन एंड ओमिशन, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। ओलंपिक्स का स्क्वाड अभी डिक्लेयर हो गया है, बट लेट अस सी, कोविड होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। पहले ओलंपिक्स 2020 का था, पोस्टपोन हो गया, लेट अस सी। देन दिस इज वीकेंड्स शर्ट इन महाराष्ट्र, और ये है माउंटेनियर नाउ फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर टीम पे, लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर टीम पे। देन दिस इज सेकेंड पेज, उत्तराखंड में फायर्स है, फायर का भी एक आगे आर्टिकल देखते हैं। कमीशन एंड ओमिशन, इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रांग बॉडी है और इसकी ड्यूटी है कि फ्री एंड फेयर और इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कराए, और बिना किसी फियर, बिना किसी टॉलरेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस, नॉट मेकिंग द कट। दिस इज अबाउट रेट कट जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में होना था, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, नेक्स्ट डे रोल बैक कर दिया। लेट अस सी साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी, बिकॉज जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो हायर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट देती है, ये एक बहुत बड़ा दिस काइंड ऑफ करंट इकोनॉमिक कंडीशन में एक लोड हो जाता है गवर्नमेंट के पास, बर्डन हो जाता है। तो साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी ये सजेस्ट कर रही थी कि रेट कट्स करे, बट फिर उससे लोगों का अदर डिफिकल्टी होगा, तो वेलफेयर का भी एंगल है। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। अभी जैसे एफडी का भी प्राइस बहुत कम हो गया है, एफडी का भी रेट कट हो गया है, काफी कम है एफडी रेट। तो एफडी रेट मतलब इज इट डिटीरियोरेटिंग योर मनी यू आर सेविंग इन योर अकाउंट्स, ये चीजें भी अभी न्यूज में है। फ्यूल प्राइस, क्रूड फैक्ट, क्रूड जो है उसको जीएसटी में इंक्लूड करने की बात है, बट ये कंप्लीट सॉल्यूशन भी नहीं होगा। बहुत सारे जो बीच के रेट कट्स हैं, एफिशिएंसी ला सकते हैं हम। जैसे फ्यूल में दो मेजर टैक्स लगते हैं, सेंटर का एक्साइज ड्यूटी और स्टेट का दिस वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। सेंटर और स्टेट दोनों फ्यूल में टैक्स कम करने के फेवर में नहीं होती, बिकॉज ये इजी मनी होता है दोनों गवर्नमेंट के लिए। होम एंड द वर्ल्ड, हाउस जो वर्क होता है, क्या उसको हम जीडीपी में काउंट करें। दिस इज अ फ्यू गुड मैन। हेलीकॉप्टर, दिस इज अशोका। और प्रिवेंटिंग क्राउडिंग बहुत डिफिकल्ट है। हमें ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी साइंस में ऐसा एडवांसमेंट करें कि कोविड नॉर्म्स जो फॉलो नहीं कर रहे हैं तब भी हम, तो वैक्सीनेशन इज द थिंग, वैक्सीनेशन इज द थिंग। प्रिवेंटिंग क्राउडिंग डिफिकल्ट है, हमें दूसरे एंड से भी सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। दोनों टू प्रून्ड मेथड हैज टू बी देयर। अ ईयर विद वायरस, लेसन्स एंड चैलेंजेस, ये बात है फॉरेस्ट फायर, ये काफ़ी डेवलपमेंट, थ्रेटनिंग डेवलपमेंट है, कॉज ऑफ वरी है। पिछले कुछ टाइम से फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये सिमलीपाल फॉरेस्ट फायर ब्रोक आउट लास्ट मंथ। इसमें एक ट्वीट भी काफ़ी वायरल हुआ था, उसमें फॉरेस्ट ऑफिशियल है द लेडी, वो यहाँ पे काफ़ी एफर्ट्स डालने के बाद फॉरेस्ट को, फायर को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर रेन्स भी आ जाता है, रेनफॉल भी। शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड कि चलो आग यहाँ पे बुझ रही है। तो फॉरेस्ट जो फायर है ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है, फॉरेस्ट जंगल में आग लग रही है। अगर हम देखें तो जनवरी से हम इसको, ये सारे हमने कवर किए हैं। उत्तराखंड में आग लगा था, हिमाचल प्रदेश कुल्लू वैली में, नागालैंड मणिपुर में ये जुको
वैली जो है, जुकोव वैली, यहाँ पे भी एक फायर हुआ था। नैनीताल मार्च एंड में हुआ था और लास्ट मंथ ये सिमलीपाल ओडिशा में हुआ था। तो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट फायर काफ़ी कॉमन होती जा रही है। फिर कुछ ही दिन पहले बांधवगढ़ में देखा हमने, एशियाटिक लायन जो है गुजरात, यहाँ पर भी फॉरेस्ट का थ्रेट आया। तो फॉरेस्ट फायर इज इंक्रीजिंग। वाई? रीजन इज क्लाइमेट चेंज। रीजन इज ये जो सूखी हो जाती है पत्तियां, जैसे ऑटम, जो ये जो फॉल आता है, जिसमें जैसे गर्मी का सीजन आ रहा है, तो पत्तियां क्या होती है, पत्तियां को ये शेड कर देते हैं ताकि वाटर लॉसेस कम हो सके। जो ट्रांसपीरेशन एंड ऑल है, वाटर लॉसेस जो है, इवेपो ट्रांसपीरेशन, वो कम हो। तो ये शेड देयर लीव्स, दैट इज वाई ये डेसिडुअस होते हैं, पतझड़ हो जाता है। और ये पत्तियां जब सूख जाती है तो एक्सीलेंट मटेरियल होती है ये सूखी हुई पत्तियां आग का, ड्राई लीव्स। सॉइल में मॉइस्चर कम होता है तो आग फैलती चली जाती है, और ह्यूमंस तो हैं ही बहुत बड़े कल्प्रिट। सो ये सारे रीजंस होते हैं फॉरेस्ट फायर के। अमेजोन में हमने रेन फॉरेस्ट में फायर देखा, ऑस्ट्रेलिया की बुश फायर हमने देखा। तो फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। 2019 का जो सर्वे रिपोर्ट है वो बताता है 21.67% इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 ये रिपोर्ट बताती है, और इसमें ट्री कवर भी अनादर 2.89% है। तो मतलब इंडिया में अच्छा खासा फॉरेस्ट कवर है। अब ये फॉरेस्ट कवर, अगर फॉरेस्ट कवर जाता है फायर में, तो इट इज़ अ कॉज ऑफ वरी। फायर्स जो होती हैं वो अब लॉन्गर ड्यूरेशन में हो रही है। पहले फायर लगती थी, बुझ जाती थी, बट अब बुझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इंटेंसिटी बढ़ रही है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, इन्फ्लेमेबल ज़्यादा हो रही है। और रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज। फॉरेस्ट फायर्स के एडवर्स इफेक्ट आते हैं। फॉरेस्ट कवर तो लॉस हुआ ही, सॉइल, ट्री ग्रोथ, वेजिटेशन, फ्लोरा, फोना, इनका भी लॉस होता है। ऑस्ट्रेलिया में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ दिस कोआला एटसेट्रा, इनकी लाइफ पे बनाया था, पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ। फायर से फॉरेस्ट यूजलेस हो जाता है, पीछे केवल ऐश राख बचती है, वेजिटेशन ग्रोथ नहीं हो पाता। फायर डिस्ट्रॉय करती है एनिमल हैबिटेट को, सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज होती है, कंपोजिशन चेंज हो जाती है, मॉइस्चर, फर्टिलिटी चेंज होता है, श्रिंक हो जाता है फॉरेस्ट का साइज। एक तरफ तो हम कोशिश कर रहे हैं फॉरेस्ट को बढ़ाएं और यहाँ पे फॉरेस्ट श्रिंक हो जाता है। तो द पॉइंट इज फॉरेस्ट फायर इज नॉट एट ऑल गुड। फॉरेस्ट फायर को टेकल करना और डिफिकल्ट हो जाता है जब विंड स्पीड होती है। विंड स्पीड मतलब ऑक्सीजन, जल्दी जल्दी हवा बहुत दूर तक फॉरेस्ट फायर को फैला देगी, तो कंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए फॉरेस्ट फायर जो है ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जैसे आईएसआर और नासा सैटेलाइट से मॉनिटरिंग करती है। सैटेलाइट से थोड़ा सा भी फॉरेस्ट दिखा, फायर दिखा, वो उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा सैटेलाइट, और तुरंत इन्फॉर्म कर देगा रेस्पेक्टिव अथॉरिटी को, ताकि आग जब छोटी होती है ना तभी बुझा दी जाए, उसको बड़ा नहीं होने दे। रेड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम हैज टू बी देयर, कि तुरंत एसएमएस आ जाए बीट गार्ड्स के पास, फॉरेस्ट के जो फ्रंटलाइन स्टाफ है उनके पास, रियल टाइम अलर्ट सिस्टम। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट फायर ये वर्ड है। कायरो में ऐसे अभी यहाँ पे ग्लिटरिंग डिस्प्ले हुआ, ये सारे इनके ममीज ऐसे करके इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया था, म्यूजियम। ये बोरिस जॉनसन है, कोविड पासपोर्ट ज़रूरी होगा। दिस इज कुवैत, सिटीजन वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम हो रही है। जॉर्डन, फॉरेन प्लेयर्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, एशियन अमेरिकन स्टिल टेकिंग शेप एज अ पॉलिटिकल फोर्स। टाटा मोटर्स एट्सेट्रा, लास्ट माइल डिलीवरी सिस्टम रूरल एरिया में। देन दिस इज डिस्कॉम का स्ट्रेस, एक उदय योजना आई थी। व्हाट इज दिस उदय योजना? इसका फुल फॉर्म क्या है? देन रियल रिटर्न्स फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट रिमेन्स इन द रेड। एक तो डिपॉजिट्स का रिटर्न कम हो गया, फिर इस पर टैक्स भी लग जाता है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, तो ये डिटीरियोरेट हो रहा है दिस मनी। देन हाई कोर्ट जजमेंट, एंड दिस इज मैकडोनल्ड्स। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। नाउ हिंदी आर्टिकल देखते हैं। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है कि एक मंत्री परिषद होगा और जिसका हेड होगा मुख्यमंत्री। तो इतने सारे मंत्री हैं जिसको अपॉइंटमेंट किया है दिस गवर्नर ने, विद रेफरेंस ऑफ दिस चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो गवर्नर पहले मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर मुख्यमंत्री की रिकमेंडेशन से बाकी जो मंत्री होते हैं उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। ये सब मिलके बनता है दिस मंत्री परिषद। और ये मंत्री परिषद क्या करता है? गवर्नर को एड एंड एडवाइस करता है, काम करता है, और जिनका लीडर होता है दिस मुख्यमंत्री। शक्तियां क्या हैं? राज्यपाल को सहायता देते हैं, परामर्श करते हैं। मंत्रिमंडल का प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, ये सदन का नेता भी होते हैं।
राज्य प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को अवगत कराते हैं। सदन में मुख्यमंत्रियों के द्वारा सभी नीतियों की घोषणा की जाती है। राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की अनुशंसा करता है। मतलब अगर मुख्यमंत्री को लग रहा है कि विधानसभा अभी भंग करने का टाइम है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को ये बता सकते हैं। राज्यपाल को समय समय पर राज्य विधानसभा के सत्र आहूत करने तथा समाप्त करने के संबंध में भी सलाह देते हैं। तो मुख्यमंत्री मुख्य होता है मंत्रिपरिषद का। आप बताओ, अगर चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो क्या मंत्रिपरिषद कोलैप्स होगा? मंत्रिपरिषद के एक किसी मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो क्या पूरा मंत्रिपरिषद कोलैप्स होगा? आंसर। सो दिस इज दिस मुख्यमंत्री। ये कल के सवाल है। टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना था। 25 किलो दाल है, 15 किलो 14.5 पे है, 10 किलो 13 पे है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। टोटल इतने में उसकी खरीदी पड़ी 347.50। सेलिंग प्राइस 25 किलो की कितनी होगी? सबको एक ही भाव पे बेच दिया 15 में, तो 25 इंटू 15 375। ये ज्यादा है, ये कम है, तो प्रॉफिट हो गया दिस माइनस दिस 27.50। मिल्क है, मिल्क में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बराबर, कोई फायदा नहीं होगा केवल मिल्क में, बट उसमें वाटर भी ऐड कर दिया और वाटर की कॉस्ट प्राइस 0 है। और सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क। तो मिक्सचर जो बना 25 लीटर का, उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ? पूरा जो 25 लीटर मिक्सचर है वो मिल्क के भाव से बेच दिया, मतलब 25 लीटर ऑफ मिल्क उसका सेलिंग प्राइस हो गया। बट जो कॉस्ट प्राइस था वो तो केवल दूध का था, वाटर तो फ्री था, तो 20 लीटर ऑफ मिल्क उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा था। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लीटर ऑफ मिल्क का जो प्राइस है वो उसका प्रॉफिट हुआ। अब बिकॉज हमें यहाँ परसेंटेज निकालना है तो हम इंडिविजुअल फाइंड नहीं करेंगे, परसेंटेज में सब कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे प्रॉफिट कितना हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हुआ 5 लीटर ऑफ मिल्क, कॉस्ट प्राइस थी 20 लीटर ऑफ मिल्क इंटू 100, 25%। देन इनकम अगर 100 है तो एक्सपेंसेस 80 है, सेविंग हुआ 20 रुपए का, पर महंगाई आ गई तो 15% राइज हो गया एक्सपेंडिचर में। 80 का था, अब 15% बढ़ गया, मतलब 115 हो गया। 115 बाय 100 ऑफ 80 दैट इज 92। तो नई सेविंग कितनी हुई? इनकम तो इतनी ही थी, खर्चा बढ़ के 92 हो गया, सेविंग हुई 8 रुपए, तो सेविंग हो गई 8 रुपए। अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 100 रुपए इनकम, 8 रुपए सेविंग, तो 100 रुपए इनकम, 400 रुपए सेविंग, तो 5000 रुपए इनकम। 4 मैन है, 6 विमेन है, कंप्लीट करते हैं वर्क 8 दिन में। 3 मैन 7 विमेन कंप्लीट करते हैं 10 दिन में। इन हाउ मेनी डेज विल 10 विमेन कंप्लीट इट? इजी क्वेश्चन, सॉल्व। पी एंड क्यू कंप्लीट करते हैं जॉब 24 दिन में वर्किंग टुगेदर। पी अलोन कंप्लीट करेगा 32 दिन में, दोनों वर्क करेंगे तो 8 दिन में हो जाएगा। नहीं, बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। पहले 8 दिन दोनों ने साथ में काम किया, फिर पी ने काम छोड़ दिया, तो नंबर ऑफ डेज अब बिकॉज क्यू अकेला काम करेगा बाकी के लिए, और कुछ काम हो भी गया है, रिमेनिंग काम कंप्लीट करेगा। सो द नंबर ऑफ डेज क्यू विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क कितना होगा? देन पी 30% ज्यादा एफिशिएंट है क्यू से। हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब? जब पी अलोन कुड हैव डन इट इन 23 डेज। एफिशिएंट ज्यादा है तो दिन कम लगेंगे, इससे ज्यादा एफिशिएंट है। पी 30% ज्यादा एफिशिएंट है क्यू से, तो क्यू को जितना टाइम लग रहा है ना, पी को उससे कम टाइम लगेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सी सेट सॉल्यूशन है यस्टरडे का। दिस इज मुख्यमंत्री, फॉरेस्ट फायर, ये कुछ स्पोर्ट्स पर्संस हैं, वी शुड नो देयर नेम एंड स्पोर्ट, एंड राइट टू इक्वालिटी, ये बहुत जरूरी है। Then this is freebies or Kerala model, a good start, principle of inclusion, rare diseases, a walk back, online or offline, PhD, local. This is Rafale fighter jets or ये Russian vaccination. So this is 5th of April 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.